हेलो फ्रेंड्स। सी प्लस प्लस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं एक प्रोग्राम जिसमें हम एक क्लास बनाएंगे टाइम, जिसके अंदर प्लस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करेंगे। तो बेसिकली हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले एक प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझें हम करना क्या चाह रहे हैं। हम लोग एक क्लास बनाना चाह रहे हैं जिसका नाम हम रखने वाले हैं टाइम। एक टाइम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, जैसे हमने लिखा 4:35 इसका मतलब क्या है? 4 hours 35 minutes and 26 seconds। तो एक टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे तीन चीज़ों की ज़रूरत है, आर, मिनट और सेकंड। तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने प्रोग्राम के अंदर जब भी टाइम क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाऊं, जैसे कि T1, तो T1 क्या हो? T1 एक मेमोरी ब्लॉक होना चाहिए जिसके अंदर तीन वेरिएबल्स होने चाहिए, आर, मिनट और सेकेंड्स। तो जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा या जो भी टाइम हमें रखना है इस T1 ऑब्जेक्ट के अंदर, वो एक्चुअल में इन तीन वेरिएबल्स में स्टोर होगा। तो ऐसे ही मैं एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ कि दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना है तो मैं ऐड भी कर सकूँ इस तरीके से। पर हम जानते हैं कि ये प्लस ऑपरेटर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि प्लस ऑपरेटर प्रिमिटिव टाइप के ऑपरेंड्स को तो हैंडल करना चाहता है। प्रिमिटिव टाइप मतलब इंट, कैर, फ्लोट, डबल, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है। जबकि T1 T2 किस टाइप के हैं? टाइम टाइप के। तो ये नॉन प्रिमिटिव है। जो भी क्लास हम बना रहे हैं वो एक नया डेटा टाइप है जिसको कंपाइलर पहले से नहीं पहचानता था। तो अगर प्लस ऑपरेटर के ऑपरेंड्स यानी उसका डेटा जिसको उसे ऐड करना है, उसके लेफ्ट और राइट में जो लिखा हुआ है, वो अगर प्रिमिटिव टाइप का है तो फिर प्लस चल जाएगा। लेकिन अगर नॉन प्रिमिटिव टाइप का है एक भी डेटा, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि कंपाइलर को प्लस की वो डेफिनेशन नहीं आती जिससे कि वो दो टाइम के ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर सके। इसके लिए आपको ही इस प्लस की डेफिनेशन बनानी होगी, और ऐसा करना ही ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाता है। सी प्लस प्लस में पॉलीमॉर्फिज्म जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक की कॉन्सेप्ट है, उसको इंप्लीमेंट करने के तीन तरीके हैं। एक तरीका है फंक्शन ओवरलोडिंग, एक तरीका है दूसरा तरीका है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और तीसरा तरीका है वर्चुअल फंक्शन। तो हम ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग के रूप में दूसरा वाला तरीके का एग्जांपल देख रहे हैं। तो मुझे फाइनली पहले तो एक टाइम नाम की क्लास बनानी है जिसके अंदर तीन वेरिएबल्स आर, मिनट और सेकंड में बनाने वाला। तो आइए कोडिंग हम स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे चीज़ों को समझते जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, क्योंकि सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो मुझे कुछ बेसिक काम पहले करने हैं। आईओस्ट्रीम हेडर को इंक्लूड करना है, और क्योंकि मैं getch का इस्तेमाल करने वाला हूँ तो conio.h का भी इस्तेमाल करना है। यूजिंग अ नेम स्पेस std, ताकि मुझे सी आउट सीन का इस्तेमाल करते वक्त std प्रीफिक्स ना लिखना पड़े। अब मैं क्लास बना रहा हूँ टाइम, और इसके अंदर मैं प्राइवेट मेंबर्स बना रहा हूँ। पहला मेंबर है आर, दूसरा मिन और तीसरा सेक। यार मिनट सेकंड को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद अब मेरे पास कुछ पब्लिक फंक्शंस होंगे, जैसे कि सेट टाइम। सेट टाइम वो फंक्शन होगा जो तीन आर्ग्यूमेंट्स रिसीव करेगा x, y और z में, और मैं इन वैल्यूज को ट्रांसफर कर दूंगा, कॉपी कर दूंगा और मिनट और सेकंड में। ये देखिए सेकंड में z की वैल्यू। तो इस तरीके से सेट टाइम हो जाएगा। देन तो ये सेट टाइम फंक्शन बेसिकली हमने क्या किया है, जैसे ये T1 ऑब्जेक्ट बना, तो T1 ऑब्जेक्ट के आर, मिनट और सेकंड में वैल्यू कैसे आएगी? तो मैं लिखूंगा T1 डॉट सेट टाइम। सेट टाइम फंक्शन के अंदर मैं तीन आर्गुमेंट पास करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने पास किया 4, 35 और 26।
तो ये तीनों वैल्यूज किस में चली जाएंगी, सेट टाइम फंक्शन जहां डिफाइन किया है उसके एक्स वाई और जेड वेरिएबल में। तो एक्स वाई जेड वेरिएबल में ये तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं और उसके बाद इन तीन वैल्यूज को हमने कॉपी करवा दिया आर मिनट सेकंड में। तो आर मिनट सेकंड में एक्स वाई जेड की वैल्यू कॉपी हो गई, इसका मतलब किस आर मिनट सेकंड में। तो हम जानते हैं किसी भी फंक्शन को, जैसे ये सेट टाइम फंक्शन है, ये मेंबर फंक्शन है, इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है, इसके अंदर अगर मैं आर मिनट सेकंड लिख रहा हूं तो वो किस, क्योंकि आर मिनट सेकंड भी इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है। इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल मतलब ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स। तो ये अगर किसी ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स हैं तो किस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल है, उस ऑब्जेक्ट के जिसने इस सेट टाइम को कॉल किया है। अब इस सेट टाइम को कॉल किसने किया है, T1 ने। तो T1 के आर मिनट सेकंड की बात हो रही है, तो ये 4 किस में जाके स्टोर हो जाएगा, 4 स्टोर हो जाएगा इस आर नाम के वेरिएबल में, और 35 स्टोर हो जाएगा ये मिन नाम के वेरिएबल में, और इसी प्रकार से सेकंड में चला जाएगा 26। ठीक है। इसी प्रकार से मैं T2 डॉट सेट टाइम करूंगा तो T2 ऑब्जेक्ट के अंदर भी जो आर मिनट सेकंड होंगे उसमें वैल्यू चल जाएगी। ध्यान रहे कि T2 को अलग से मेमोरी मिलेगी। ठीक है, उसके अंदर भी आर मिनट और सेकंड नाम के वेरिएबल्स होंगे, और T2 डॉट सेट टाइम करूंगा तो इसके आर मिनट सेकंड में वैल्यूज स्टोर होंगी। अब हमें एक और फंक्शन बनाना है जिससे कि हम शो करा सकें टाइम को। तो हमने लिखा वॉइड शो टाइम। शो टाइम फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना है, सिंपली इसमें सी आउट स्टेटमेंट लिखकर पहले तो मैंने लाइन चेंज करवा ली, उसके बाद आर मिनट सेकंड प्रिंट करवा रहा हूँ। तो पहले मैंने आर प्रिंट करवाया, फिर एक कोलन प्रिंट करवा रहा हूँ, फिर मिनट की वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ, फिर एक कोलन प्रिंट करवाता हूँ, उसके बाद सेकंड की वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ। इस प्रकार से शो टाइम फंक्शन ने आर मिनट सेकंड की वैल्यू प्रिंट करा दी है, यानी टाइम प्रिंट करा दिया है। अब मुझे मेन फंक्शन बनाना है। अभी मैं प्लस को डिफाइन करूँ उससे पहले मैं मेन फंक्शन बना लेता हूँ, और मेन फंक्शन के अंदर टाइम क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ। तो मैंने लिखा टाइम T1 कॉमा T2, ये दो ऑब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पर बना लिए हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ T1 डॉट सेट टाइम, और इसमें मैंने पास कर दिया 4, 35, 26। इसी प्रकार से मैं लिखता हूँ T2 डॉट सेट टाइम, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ 3 hours 50 minutes एंड 45 seconds। तो इस प्रकार से मैंने दोनों ऑब्जेक्ट्स में वैल्यूज पहुंचा दी हैं। अब मैं शो टाइम की मदद से इन वैल्यूज को प्रिंट भी करा सकता हूं, T2 डॉट शो टाइम। इसके बाद लिखता हूं गेट स्विच। ठीक, अब इस प्रोग्राम को एक बार रन करके हम देखते हैं। कंपाइल रन किया है मैंने, और आप देख सकते हैं दोनों टाइम यहां पर दिखाई दे रहे हैं, एग्जैक्टली वही जो हमने एंटर किया था। तो इतना तो हमने बना लिया, लेकिन अब हम क्या चाहते हैं, प्लस करने का कोड। पहले तो प्लस करने का मतलब क्या होता है। तो यदि हमारे पास दो टाइम हैं, एक है T1 में स्टोर, एक है T2 में स्टोर, तो ये टाइम क्या है। तो पहला टाइम है हमारे पास 4 hour 35 minutes एंड 26 सेकेंड। दूसरा टाइम हमारे पास क्या है, 3 hours और क्या लिखा था मैंने, 50 और 45। ठीक है, तो 50 minutes एंड 45 seconds। जब हम इन दोनों टाइम को ऐड करेंगे तो सेकंड को सेकंड से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11, 1 कैरी आएगा, 4 + 2 हो जाएगा 6 और एक 7। यहाँ पर ये 5 आ जाएगा, यहाँ पर ये 8 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 7 आ जाएगा। आप जानते हैं नॉर्मलाइज नहीं है, तो हम चाहते हैं नॉर्मलाइज भी हो जाए। नॉर्मलाइज होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जैसे 71 है तो 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो 60 सेकंड यहाँ से हटा दिए जाए, बचे यहाँ 11 और 1 हो जाए इसमें कैरी, तो ये हो जाएगा 86 मिनट्स। और 86 मिनट में से भी आप 60 हटा दीजिए, क्योंकि 60 मिनट्स बराबर 1 आवर होता है, तो यहाँ पे बच जाएगा 26 मिनट्स, और 1 जो यहाँ कैरी हुआ है ये हो जाएगा 8 आवर्स। तो ये बिना नॉर्मलाइज किए हुए था, और ये नॉर्मलाइज करने के बाद है। तो हमें एक फंक्शन और बनाना चाहिए नॉर्मलाइज नाम से। तो आइए नॉर्मलाइज, इसकी कोडिंग हालांकि हम पिछले कुछ एग्जाम्पल्स में देख चुके हैं। वॉइड
नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले जिसने भी इसे कॉल किया है उसके सेकंड की वैल्यू को देखेगा, सेकंड की वैल्यू में डिवाइड करेगा 60 का। जैसे 71 थी हमारी सेकंड की वैल्यू, तो 60 का डिवाइड अगर हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। 71 डिवाइडेड बाय 60 होता है 1, क्योंकि दोनों इंटीजर है तो रिजल्ट इंटीजर आएगा, कभी पॉइंट में नहीं आएगा। तो 71 डिवाइडेड बाय 60 हो गया 1। तो जो भी मिनट की वैल्यू है उसमें इसको ऐड कर दीजिए और जो रिजल्ट है उसे मिनट में असाइन कर दीजिए। इसके बाद सेकंड की वैल्यू को भी अपडेट करिए, सेकंड की वैल्यू मॉड्यूलस 60। तो 71 को जब 60 से मॉड्यूलस करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 11 और 11 सेकंड की एक नई वैल्यू हो जाएगी। कोई हार्म नहीं है अगर ये ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड है। मान लीजिए कि पहले से सेकंड में वैल्यू 11 थी, तो 11 डिवाइडेड बाय 60 अगर हम करते तो 0 आता, तो मिनट की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होते क्योंकि उसमें 0 ऐड होता। और सेकंड में भी अगर 11 मॉड्यूलस 60 किया जाता तो 11 ही आता, तो सेकंड की अपडेट होकर वैल्यू भी 11 ही रहती। तो 60 से कम अगर वैल्यू है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और 60 या 60 से ज़्यादा वैल्यू है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला मुझे क्या करना है, मुझे मिन की वैल्यू को चेक करना है। इसको डिवाइड करता हूँ मैं 60 से, जो रिजल्ट आएगा वो होगा उतने आर्स, तो मुझे आर को ऐड करना है इसमें। तो आर असाइन, तो आर की जो भी वैल्यू थी उसमें ऐड हो जाएगा मिन डिवाइडेड बाय 60, और फिर हम मिन में असाइन कर देंगे मिन मॉड्यूलस 60। बस ये हमारा नॉर्मलाइज वाला कोड कंप्लीट हो चुका है। अब हम बनाते हैं ऐड करने का कोड। जैसा कि हमने अभी सोचा था कि हम ऐड करेंगे, तो ये देखिए ये ऐड करने का तरीका क्या है। सेकंड को सेकंड से ऐड करना, मिनट को मिनट से, और आर को आर से। ऐसा करने के लिए मैं एक फंक्शन बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। अगर हम फंक्शन का नाम थोड़ी देर के लिए रखते हैं ऐड, ठीक है, तो ये फंक्शन कैसे कॉल होगा। तो ऐड फंक्शन हम पहले भी बना चुके हैं, तो शायद आपको ध्यान नहीं हो, मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए, T1 T2 T3, और दोनों की यानी T1 T2 की वैल्यू सेट करने के बाद मैं लिखता हूँ T3 असाइन T1 डॉट ऐड T2। ठीक है, तो क्या हुआ इससे, T1 ने ऐड फंक्शन को कॉल किया, यानी ऐड फंक्शन को क्या बनाना पड़ेगा, मेंबर फंक्शन। और मैं इससे क्लास में ही डिफाइन कर रहा हूँ, मतलब मेंबर फंक्शन ही बना रहा हूँ। तो इस लाइन को अगर आप प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे तो आप हर चीज को आसानी से समझ जाएंगे। तो देखिए कैसे एक्सप्लेन किया जाता है इस लाइन को। T1 ऑब्जेक्ट ने ऐड फंक्शन को कॉल किया, T2 उसमें एज एन आर्ग्यूमेंट पास हुआ, और ऐड फंक्शन ने जो कुछ रिटर्न किया वो T3 में असाइन हुआ। ध्यान रखिए ऐड फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है वो T3 में असाइन हो रहा है, और T3 किस टाइप का है, टाइम टाइप का। तो पक्की बात है कि ऐड भी जो रिटर्न करेगा वो टाइम टाइप का ही होना चाहिए, तब तो T3 में स्टोर होगा। इसलिए ऐड फंक्शन को बनाते वक्त उसका रिटर्न टाइप लिखा जाएगा टाइम। और ये भी आपने नोटिस किया कि ऐड फंक्शन में हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे T2 भी टाइम टाइप की वैल्यू है, इसलिए इस T2 को जब मैं पास करूंगा तो उसको रिसीव करने के लिए भी यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा या ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्योंकि T2 टाइम टाइप का है तो यहाँ भी टाइम टाइप का ही आपको बनाना पड़ेगा, लेट से T। तो ये हमारा प्रोटोटाइप हो गया इसका। अब हमें क्या करना है, हमें ऐड करने का कोड लिखना है। क्योंकि ऐड फंक्शन को T1 ने कॉल किया है, तो T1 कॉलर ऑब्जेक्ट, तो ऐड फंक्शन जब चलेगा तो वो T1 के मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। जैसे कि मैंने अगर सेक लिखा तो ये किसका मेंबर माना जाएगा, ये माना जाएगा उस ऑब्जेक्ट का मेंबर जिसने ऐड फंक्शन को कॉल किया है। अब ऐड फंक्शन को क्योंकि T1 ने कॉल किया है इसलिए सेकंड भी किसका है, T1 का। इसमें मुझे क्या ऐड करना है, इसमें मुझे ऐड करना है T2 का सेकंड, मतलब मैं T1 और T2 के सेकंड से ऐड करना चाहता हूँ। तो T1 का सेकंड तो इस तरीके से लिख लिया, T2 का सेकंड कैसे लिखेंगे। तो T2 मैंने एज एन ऑब्जेक्ट पास किया था जिसकी वैल्यू कॉपी हो गई होगी T में, तो T2 में जो वैल्यूज हैं वही वैल्यूज T में भी, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं T डॉट सेकेंड। तो इस तरीके से T डॉट सेकेंड लिखकर मैंने T2 के ही सेकंड की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दिया है, और सेकंड अकेला लिखकर मैंने T1 के सेकंड को रिप्रेजेंट कर दिया। दोनों का सम मुझे करना है। इसी प्रकार से मुझे मिनट का भी सम करना है।
तो इस तरीके से मैं मिनट का सम कर सकता हूँ, और इसी प्रकार से मुझे आर का भी सम करना है। ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐड फंक्शन कुछ रिटर्न करने वाला है, और जो वो रिटर्न करेगा वो T3 में असाइन होगा, तो वो टाइम टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब टाइम टाइप की जो वैल्यू है, वो कैसे रिटर्न करूंगा? तो मैं एक और ऑब्जेक्ट इसके अंदर बना लेता हूं, टाइम, और नाम रख लेता हूं टेम्प। तो पहले तो मैं ये तय कर लेता हूं कि मैं लास्ट में रिटर्न करने वाला हूं एक ऑब्जेक्ट दैट इज टेम्प, क्योंकि इस फंक्शन का रिटर्न टाइप टाइम है, तो टाइम टाइप की वैल्यू रिटर्न कर सकता हूं। तो रिटर्न करते वक्त मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है क्योंकि वो टाइम टाइप का है। लेकिन इस टेम्प में क्या होना चाहिए? वही होना चाहिए जो आप T3 में रखना चाहते हैं, क्योंकि ऐड फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है वो T3 में जा रहा है, और T3 में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? T1 और T2 का सम हो। तो टेम्प में भी पहले क्या होना चाहिए? T1 T2 का सम। और ये सम कैसे रहेगा? ये टेम्प के सेकंड में हमने क्या रख दिया? दोनों के सेकंड का सम। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने दोनों को ऐड किया, ये अगर T1 है और ये अगर T2 है, तो दोनों का सम करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको मैं पहले तो रख लेना चाहता हूँ टेम्प में, उसके बाद रिटर्न कराऊंगा तो यही वैल्यू T3 में कॉपी हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया? मैंने टेम्प को रिटर्न कराया था। तो टेम्प में वैल्यू कैसे रखूंगा? T1 के सेकंड और T2 के सेकंड को ऐड करके रिजल्ट टेम्प के सेकंड में रख दीजिए। वही मैंने यहाँ किया है। ये T1 का सेकंड है, ये T2 का सेकंड है, और दोनों का सम करके मैंने टेम्प के सेकंड में रख दिया। इसी प्रकार से टेम्प डॉट मिन, और इसी तरह से टेम्प डॉट आर, और हमने तीनों वैल्यूज को टेम्प के अंदर रख लिया। अब टेम्प को मैं रिटर्न करा सकता हूं। चाहे तो टेम्प को रिटर्न कराने से पहले आप नॉर्मलाइज फंक्शन को कॉल कर लें, जिससे कि टेम्प नॉर्मलाइज, लेकिन मुझे तो टेम्प को नॉर्मलाइज करना है, तो मैं लिखूंगा टेम्प डॉट नॉर्मलाइज। अगर मैं टेम्प डॉट नहीं लगाता तो ये नॉर्मलाइज फंक्शन किसके लिए चलता? उसी के लिए चलता जिसने ऐड को कॉल किया, यानी T1। तो T1 को थोड़ा ना मुझे नॉर्मलाइज करना है, मुझे तो नॉर्मलाइज करना है टेम्प को, इसलिए मैंने लिखा टेम्प डॉट नॉर्मलाइज, ताकि जो रिटर्न हो रही है वैल्यू जो T3 में जा रही है वो नॉर्मलाइज होकर ही स्टोर हो। तो लास्ट में मैंने T3 डॉट शो टाइम फंक्शन को कॉल कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने तीनों की वैल्यू शो करी है, T1 T2 T3 की। तो नॉर्मलाइज होने के बाद की वैल्यू इसमें प्रिंट होने वाली है। तो आइए एक बार इसको रन करके भी देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट T1 का है, T2 का है, और उसके बाद T3 का भी। देखिए ये T1 था, ठीक है, ये T1 है 435 26, T2 है 350 45, और T3 जो नॉर्मलाइज होने के बाद आ रहा है 826 और 11, वही यहाँ पर है। तो मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम अब आपको समझ में आ गया होगा, और किस तरीके से हम लोगों को ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करनी है, अब इस बात को समझना है। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि क्यों ना इस फंक्शन का नाम ऐड की जगह रख दिया जाए प्लस। लेकिन जब भी हम ऑपरेटर को एज अ फंक्शन नेम ट्रीट करते हैं तो उसको कॉल करने के लिए डॉट नहीं लगाया जाता और उसके आर्ग्यूमेंट्स पर पैरेंथेसिस नहीं लगाते। तो ये देखने में ज़्यादा कूल लगता है T1 प्लस T2, पर इसका मतलब चेंज नहीं हुआ है। हम अभी भी इसको बोलेंगे कि T1 ने प्लस को कॉल किया और T2 एज एन आर्ग्यूमेंट पास हुआ। ये प्लस क्या है? ऐड फंक्शन का नाम आपने बदल के प्लस रख दिया है। तो जहाँ पे आप ऐड नाम का फंक्शन बना रहे थे वो ना बना के प्लस नाम का फंक्शन बनाइए। पर क्योंकि किसी फंक्शन के नाम में अल्फाबेट डिजिट अंडरस्कोर के अलावा कोई और सिंबल नहीं आ सकता, तो फंक्शन के नाम में प्लस लिखना ये वैलिड नहीं है। लेकिन C++ ने एक नया प्रोविजन दिया है। C++ कहती है कि अगर फंक्शन का नाम एक ऑपरेटर सिंबल के तर्ज पे रखा जाता है, वो ऑपरेटर सिंबल जो C लैंग्वेज में एक वैलिड ऑपरेटर है, तो आप ऐसा कर सकते हैं प्रोवाइडेड आपने उसके पहले एक कीवर्ड लिखा हो ऑपरेटर। तो ऑपरेटर कीवर्ड लिखने से ये परफेक्टली वैलिड हो चुका है। अभी कुछ भी नहीं बदला है, जैसे ऐड फंक्शन की कोडिंग थी वैसी प्लस की कोडिंग है, सब कुछ वैसा ही है। यानी आप इसको एज अ फंक्शन ही ट्रीट करिए, बस नाम बदल गया है। और जब कभी फंक्शन का नाम ऑपरेटर कीवर्ड की सहायता से लिखा जाता है तो वो फंक्शन
को कॉल करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर नहीं लगाते। हाँ, हम डॉट ऑपरेटर लगा सकते हैं, पर उस केस में हमें लिखना पड़ता T3 असाइन। मैं इसको कमेंट बना देता हूं अभी, ठीक है, और यहां लिखता हूं T3 असाइन T1 डॉट। अगर आप डॉट लिख के करना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा ऑपरेटर प्लस और फिर आर्ग्यूमेंट में T2। आप ऐसा लिख सकते हैं, पर मैं कह रहा हूं आप ऐसा लिखेंगे तो ये उतना कूल नहीं लग रहा है, ये उतना कहना चाहिए जिस तरह की आदत यूजर को है ऑपरेटर को यूज करने की उस तरह का नहीं लग रहा। तो हम ये चाहते हैं कि हम ये कन्वेंशन यूज ना करें, तो हम लोग इसकी जगह पर जो कन्वेंशन यूज करेंगे वही ज्यादातर प्रोग्रामर यूज करते हैं और वो ये कन्वेंशन है। लेकिन रीड इसको अभी भी ऐसी करें कि T1 कॉलर ऑब्जेक्ट है, उसने अपने एक प्लस नाम के फंक्शन को कॉल किया है जिसको हम बोल रहे हैं ऑपरेटर, और उसमें T2 एज एन आर्ग्यूमेंट पास हुआ है, तो ये वाला प्लस चलने वाला है। आप देख सकते हैं सेम प्रोग्राम है। अब मैं इसको रन करके बताता हूं। अगेन ये रन हुआ बिल्कुल सेम तरीके से। इसका मतलब कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ आपने उसका नाम ऐड की जगह ऑपरेटर प्लस रख दिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किसी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग किस तरीके से की जाती है। और यहाँ पर ये पूरा प्रोग्राम ऊपर से नीचे तक आप देख सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर मैंने 3 वेरिएबल्स बनाए थे, सेट टाइम शो टाइम फंक्शन बनाया, नॉर्मलाइज फंक्शन बनाया और ऐड फंक्शन बनाया था जिसका नाम बाद में चेंज करके मैंने प्लस कर दिया। तो आप इस प्रकार से किसी भी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग कर सकते हैं, पर ध्यान रहे वो ऑपरेटर सी लैंग्वेज में एक वैलिड ऑपरेटर होना चाहिए। अगर सी लैंग्वेज में क्वेश्चन मार्क कोई ऑपरेटर नहीं था, कंडीशनल ऑपरेटर में क्वेश्चन मार्क और कोलन दोनों होते हैं, मैं बोल रहा हूँ अकेला क्वेश्चन मार्क कोई ऑपरेटर नहीं था सी लैंग्वेज में, तो C++ में भी आप इस ऑपरेटर को फंक्शन नेम के तौर पे यूज नहीं कर सकते, यानी इसकी ओवरलोडिंग नहीं कर सकते। तो यहां पर मैंने प्लस नाम का फंक्शन बनाया जो परफेक्टली वैलिड है। अब यदि ये प्रोग्राम आपको समझ में आया था तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझे मेरे नंबर पे बता सकते हैं कि आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकूं। इसके अलावा मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com। इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें क्योंकि YouTube पे मेरे 1 से ज़्यादा चैनल्स चल रहे हैं और मुझे नहीं पता कि आपको सारे चैनल्स की जानकारी है या नहीं। इसीलिए आप इस वेबसाइट पे आइए। एक तो आपको यहाँ सारे चैनल्स की जानकारी मिल जाएगी कौन कौन से हैं। यहाँ पर आपको एक ही जगह पर सारा कंटेंट अवेलेबल मिल जाएगा और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इजीली किसी भी कोर्स को कर सकते हैं, जैसे कि C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS वगैरह। इनके वीडियो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और इनकी प्रैक्टिस के लिए इनकी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज के सेक्शन अलग से अवेलेबल है इसी साइट पर। तो आप थ्योरी लेक्चर्स भी देखें और प्रैक्टिकल्स भी देखें। जैसे कि ये प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज का एक हिस्सा है जो आप अभी वीडियो देख रहे थे। अगर आपको लगता है कि ये वेबसाइट काफ़ी यूजफुल है क्योंकि इसमें कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड भी कंटेंट बहुत सारा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या इंटरव्यू क्वेश्चन या वीडियो कंटेंट, या इसमें नोट्स भी मिलते हैं, या यहाँ पर काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर डेली एक नया वीडियो अपलोड होता है, कुछ कंटेंट अपलोड होता है। तो ये बहुत एक्टिव साइट है। अगर आप डेली इसको विजिट करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसमें हर दिन कुछ नया मिलेगा। तो आप इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए। इसको आप शेयर करिए अपने फेसबुक वॉल पे या दोस्तों के बीच में व्हाट्सएप करके या जैसे भी। तो आप जब लोगों को ये बताएंगे इसके बारे में तो डेफिनेटली कई लोग हैं जिनको इसका असली फ़ायदा मिल पाएगा। थैंक यू।